आज हम इस वीडियो में 4 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और फोर्थ स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराने लगे। जैसे ही मैं बैठा उसका फोन आ गया। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेस का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले द मोमेंट का यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। अब चलो समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब एक काम के होते ही दूसरा काम पलक झपकते ही यानी तुरंत हो जाए तब इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं उठा मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। इसका इंग्लिश होगा, द मोमेंट आई गॉट अप आई रिसीव्ड योर मैसेज। द मोमेंट आई गॉट अप आई रिसीव्ड योर मैसेज। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। द मोमेंट आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। द मोमेंट आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराने लगी। द मोमेंट सी सॉ मी सी स्माइल्ड। द मोमेंट सी सॉ मी सी स्माइल्ड। जैसे ही घंटी बजी बच्चे बाहर भाग गए। The moment the bell rang, the children ran outside. The moment the bell rang, the children ran outside. जैसे ही मैं बैठा उसका फोन आ गया। The moment I sat down, he called me. The moment I sat down, he called me. जैसे ही तुम आओ मुझे कॉल करना। The moment you arrive, call me. The moment you arrive, call me. जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया लाइट चली गई। The moment I started studying, the power went out. The moment I started studying, the power went out. एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे ही मैंने वीडियो देखा मैंने लाइक कर दिया। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो सेकंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं चाय पिए बिना नहीं रह सका। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैं वहां जाए बिना नहीं रह सका। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद कुडंट हेल्प का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अब चलो समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब हमारा अपनी फीलिंग्स या हरकतों पर काबू न रहे और हम कोई काम किए बिना रह ही न सके तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। इसका इंग्लिश होगा, आई कुडंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हर। आई कुडंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हर। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। वह रोए बिना नहीं रह सकी। शी कुडंट हेल्प कराइंग। शी कुडंट हेल्प कराइंग। मैं चाय पिए बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प ड्रिंकिंग टी। आई कुडंट हेल्प ड्रिंकिंग टी। मैं वहां जाए बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर।
आई couldn't help going there. तुम बहाने बनाए बिना नहीं रह सका. You couldn't help making excuses. You couldn't help making excuses. वह फोन चलाए बिना नहीं रह सका. He couldn't help using his phone. He couldn't help using his phone. मैं अंग्रेजी सीखे बिना नहीं रह सका. इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए. अब चलो थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं. यह फिल्म देखने लायक है. यह किताब पढ़ने लायक है. यह सवाल हल करने लायक है. देखो इन सभी सेंटेंसेज में लायक है कॉमन है. अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. देखो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे. इसके बाद इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इसके बाद वर्थ का यूज करेंगे. इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे. इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अब चलो समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं. जब कोई चीज या काम इतना अच्छा हो कि उस पर समय या पैसा लगाना पूरी तरह से सही यानी लायक हो, तब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है. अब चलो इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. यह रिस्क लेने लायक है. इसका इंग्लिश होगा दिस रिस्क इज वर्थ टेकिंग. दिस रिस्क इज वर्थ टेकिंग. यह फिल्म देखने लायक है. दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. यह किताब पढ़ने लायक है. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. पटना घूमने लायक जगह है. पटना इज वर्थ विजिटिंग. पटना इज वर्थ विजिटिंग. उसकी सलाह मानने लायक है. हिज एडवाइस इज वर्थ टेकिंग. हिज एडवाइस इज वर्थ टेकिंग. यह बिजनेस शुरू करने लायक है. दिस बिजनेस इज वर्थ स्टार्टिंग. दिस बिजनेस इज वर्थ स्टार्टिंग. यह सवाल हल करने लायक है. दिस क्वेश्चन इज वर्थ सॉल्विंग. दिस क्वेश्चन इज वर्थ सॉल्विंग. तुम्हारा वीडियो शेयर करने लायक है. इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए. अब चलो फोर्थ स्ट्रक्चर को समझते हैं. आज बारिश होना तय है. गलती होना तय है. कीमतें बढ़ना तय है. देखो इन सभी सेंटेंसेज में तय है कॉमन है. अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. देखो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे. इसके बाद इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इसके बाद बाउंड टू का यूज करेंगे. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अब चलो समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं. जब कोई घटना होना निश्चित हो जिसे टाला न जा सके, चाहे वो पक्की आदत हो, नियम हो या किस्मत, तब इसका इस्तेमाल होता है. अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका यहाँ आना तय है. इसका इंग्लिश होगा ही इज बाउंड टू कम हियर. ही इज बाउंड टू कम हियर. तुम्हारा जीतना तय है. यू आर बाउंड टू विन. यू आर बाउंड टू विन. गलती होना तो तय है. मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन. मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन. आज बारिश होना तय है. इट इज बाउंड टू रेन टूडे. इट इज बाउंड टू रेन टूडे. वह सच बताएगा ही तय है. ही इज बाउंड टू टेल द ट्रूथ. ही इज बाउंड टू टेल द ट्रूथ. अगर मेहनत करोगे तो सफल होना तय है. इफ यू वर्क हार्ड you are bound to succeed. If you work hard, you are bound to succeed. कीमतें बढ़ना तय है.
प्राइसेज आर बाउंड टू राइज। तुम्हारा अंग्रेजी बोलना तय है, इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए।